लास्ट टाइम पे जहाँ तक हम लोगों ने स्टॉप किया था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। इफ़ यू रिमेम्बर लास्ट टाइम हम लोगों ने आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उसके टाइप्स क्या होते हैं ये समझा था। एंड यूनिट 2 का जो चैप्टर 4 है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था, वही सेम हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इफ यू सी हियर इट इज रिटन दैट अ प्लेस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन मतलब जहाँ पे अगर आपने बिजनेस किया और वहाँ से कोई एक इशू जनरेट हुआ है, सो दैट माइट बी अ लीगल इशू। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, प्लेस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन इन कॉन्ट्रैक्चुअल एंड आईपीआर डिस्प्यूट। या तो डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होगा या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट हो सकता है, बराबर है। तो में हम लोगों के कॉज ऑफ एक्शन जो है वो कहीं ना कहीं हम लोग को नोट करने पड़ेंगे। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था कि कॉज ऑफ एक्शन क्या होगा, यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या दिया है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड इन मुंबई एंड परफॉर्मेंस ऑफ द सेम शुड बी डन इन मुंबई बट द रिस्पोंडेंट एग्जीक्यूटेड द बैंक गारंटी इन दिल्ली, बराबर है। सो मतलब आपके परफॉर्मेंस के लिए जो बैंक गारंटी है वो कहाँ पे हुआ है, दिल्ली में हुआ है। एंड जो मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है, परफॉर्मेंस हुआ है, वो सब कहाँ पे हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ वो भी मुंबई में हुआ है, राइट। सो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या बताने की ट्राई कर रहे हैं कि आपके बिजनेस के दो प्लेसेस है, एक जहाँ पे बैंक गारंटी दिया है और सेकंड जहाँ पे एक्चुअल आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस कंप्लीट हुआ है। तो वो टाइम पे अगर ये स्पेसिफिक पार्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम लोगों के पास कॉज ऑफ एक्शन में दो प्लेसेस रहेंगे, मुंबई एंड दिल्ली, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, वी कैन फाइल अ केस एट रिस्पोंडेंट, दिल्ली हाई कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं हम लोग या मुंबई हाई कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं जहाँ पे बैंक गारंटी दिया हुआ है, बराबर है। और उसके साथ में अगर ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट हुआ है, मतलब अगर ट्रेडमार्क डिस्प्यूट हुआ है, सो उसमें भी अगर आप देखेंगे सो बहुत बार जो है वो हम लोग बताएंगे कि जो डिफेंडेंट है दे सेल और ऑफर अ गुड्स फॉर अ सेल, जो ट्रेडमार्क वो गुड्स के साथ या वो सर्विसेज के साथ प्रोवाइडेड है वो कोई स्टैंडर्ड दूसरे कंपनी का है, हम लोग का नहीं है। तो वो टाइम पे भी क्या होगा, डिस्प्यूट माइट अराइज। सो वी बेसिकली टॉकिंग अबाउट हियर इज अ पायरेटेड प्रोडक्ट्स, बराबर है। जैसे कोई एक कॉपी है उसकी कोई फर्स्ट कॉपी है, ऐसा कुछ रहेगा। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है एग्जाम्पल में, अ पर्सन हैज गिवन एडवर्टाइजमेंट इन राजस्थान न्यूज़पेपर हैविंग अ सर्कुलेशन इन बीकानेर only and Delhi based plaintiff filed the case in high court alleging infringement of his trademark। मतलब एक स्टेट में कहीं पे तो आपने कोई एक प्रोडक्ट या सर्विस आप प्रोवाइड करें और उसके लिए आपने जो ट्रेडमार्क यूज किया है दैट बिलोंग्स टू सम अदर कंपनी एंड देन दैट कंपनी कैन फाइल अ केस अगेंस्ट यू कि आप उसका नेम एंड रेपुटेशन या उसका ब्रांड इमेज यूज करके आप अपना बिजनेस कर रहे हैं। गेटिंग। सो नेक्स्ट आपको क्या बोला है, हाई कोर्ट हेल्ड दैट इट डिड नॉट हैव अ जुरिस्डिक्शन सो नो पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन अरोज। लाइक हम लोग अगर कोई एक स्पेसिफिक लोकल प्रोडक्ट अगर ये स्टेट के देखते हैं, अब आप देखो कि अगर मुंबई या महाराष्ट्र में कोई एक प्रोडक्ट अगर सेल हो रहा है तो उनको यहाँ पे ही जो लोग रहते हैं दे ओनली नोज अबाउट दोज प्रोडक्ट और दोज ब्रांड्स। अब ये सिमिलर टाइप के कोई नाम अगर हम लोग यूज करेंगे इन नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, जहाँ पे ये ब्रांड या ये प्रोडक्ट को कोई पहचानता नहीं है, सो वो टाइम पे ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट नहीं आएगा। रिमेंबर कोई फूड प्रोडक्ट जो रहता है या हम लोग अगर मिल्क प्रोडक्ट खरीदते हैं, सो एक्सेप्ट अमूल, अमूल अगर आप देखेंगे सो हम लोग इंडिया में जो व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ था वो व्हाइट रेवोल्यूशन का सिंबल है अमूल। सो इसके लिए अमूल अगर आप देखेंगे तो अमूल को उसका ट्रेडमार्क रिकग्निशन ऑल ओवर इंडिया मिला हुआ है। बट एक्सेप्ट अमूल अगर आप कोई दूसरे जैसे हम लोग नॉर्मली महाराष्ट्र या मुंबई में कोई मिल्क ब्रांड्स देखते हैं तो उसको रिकग्निशन जो है वो ऑल ओवर इंडिया नहीं होता है, कभी कभी वो सिर्फ स्टेट लेवल पे होता है या कोई स्टेट के अंदर भी कोई स्पेसिफिक लिमिट जहाँ पे उनका कंपनी या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वहाँ तक ही होता है, बिकॉज दिस आर द प्रोडक्ट लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, बनने के बाद वो जल्दी से जल्दी अगर कंज्यूम हुए तो ही आपके बिजनेस को प्रॉफिट होगा। सो वो टाइम पे आपका जो लिमिट होगा, आपका ट्रेडमार्क का जो लिमिट होगा वो कहाँ तक होगा, जहाँ तक आपका बिजनेस चल रहा है।
सो वो टाइम पे आपका प्रोडक्ट अगर ब्रांड हो रहा है, आपका प्रोडक्ट अगर सेल हो रहा है विच इज ओनली विद इन महाराष्ट्र रीजन, और अगर हम लोग साउथ इंडिया में कहीं पे अगर वो सिमिलर टाइप का कोई ब्रांड इमेज अगर यूज कर रहे हैं, सो वहां पे आपका बिजनेस नहीं है, वहां पे आपका कोई रिकग्निशन नहीं है, एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट अ ब्रांड। बराबर है। सो यहाँ पे सेम चीज हुआ है कि राजस्थान में अगर बीकानेर में कहीं पे अगर कोई एक प्रोडक्ट बेच रहा है और उसको दिल्ली में लोग पहचानते हैं, दिल्ली के बाहर नहीं, तो वो टाइम पे आप वहाँ पे केस फाइल नहीं कर सकते कि हम लोगों का प्रोडक्ट जो दिल्ली में पॉपुलर है उसको आप वहाँ पे अपना नाम लेके बेच रहे हैं। सो वही सेम है यहाँ पे। देन नेक्स्ट जो आता है वो आता है कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स में अगर इन्फ्रिंगमेंट अगर आप देखेंगे, सो कॉपीराइट्स में क्या आएगा, कोई एक वीडियो है, मूवी है, सॉन्ग या कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई फोटोज होते हैं, हर किसी के ऊपर कॉपीराइट आता है। सो आपको यहाँ पे देखना है, इन शॉर्ट व्हाट वी से कॉपीराइट मीन्स कॉपी करने का राइट, वेदर यू हैव अ राइट टू कॉपी दैट मटीरियल और use that material, use the copy of that material in different way. For example, आप देखो कि कोई एक मूवी अगर टीवी पे कोई एक मूवी चैनल पे आता है, सो दे हैव बेसिकली परचेस्ड अ कॉपीराइट ऑफ मूवी फॉर अ ईयर और 2 ईयर, एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, एंड विथ रिस्पेक्ट टू दैट अग्रीमेंट दे कैन टेलीका ब्रॉडकास्ट दैट मूवी ऑन दैट चैनल। सेम वे अगर थिएटर में हम लोग जाते हैं तो थिएटर में भी अगर कोई न्यू मूवी अगर वहाँ पे अगर वो रखता है, सो उसके भी कॉपीराइट्स रहेंगे उनके पास। अगर एक पब्लिकेशन है, आप जैसे बहुत बार टेकमैक्स या कोई पब्लिकेशन यूज करता है, तो उनके पास जो एक बुक आता है, सो जो ऑथर है उनके पास से उन्हें कॉपीराइट लिए हुए, एंड बेस्ड ऑन दैट कॉपीराइट ओनली दे कैन मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ दैट बुक। लेकिन एक मैं सॉफ्टवेयर या एक मैं वो टेकमैक्स का कॉपी परचेस करता हूँ, एक सिंगल बुक अगर मैं परचेस करता हूँ, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव ओनली फॉर दैट सिंगल कॉपी। I have not paid for I have not paid to create multiple copies of that book and send it over internet. वो टाइम पे मेरे पास कौन से टाइप के कॉपीराइट्स है उसके हिसाब से ही मैं वो प्रोडक्ट को यूज कर सकता हूँ या उसको मैं और किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ठीक है। सो वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देन उसके बाद में देखो एक्सक्लूजन क्लॉजेज इन कॉन्ट्रैक्ट। अब लास्ट टाइम जो हम लोगों ने बोला था वो मैंने यहाँ पे एक बार रिवाइज करा दिया। इसके पहले के कुछ टॉपिक्स थे वो मैंने बता दिए, फॉरेन जजमेंट एग्जाम्पल लिया था। अब डायरेक्टली विल स्टार्ट विद टॉपिक नंबर 4.7। अब 4.7 क्या बता रहा है, देखो ध्यान से, एक्सक्लूजन क्लॉजेज इन कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या बोला है, अ लॉ ऑफ एक्सक्लूजन रिस्ट्रिक्ट द जुरिस्डिक्शन टू वन और मोर कोर्ट्स। मतलब मैंने यहाँ पे एक्सक्लूजन क्लॉज रखा है, मतलब मैं बोलूंगा कि ओके हम लोग अगर कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, देन हम लोगों ने वहां पे बोला है कि ओके अगर ये बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट अगर इंडिया में हो रहा है या महाराष्ट्र में हो रहा है, तो इन फ्यूचर अगर इससे रिलेटेड अगर कुछ डिस्प्यूट्स होंगे तो उसके लिए भी हम लोगों को जो केस फाइल करना है ना वो महाराष्ट्र में ही करना है। सो हम लोगों ने क्या रखा है, लॉ ऑफ एक्सक्लूजन मीन्स वी आर एक्सक्लूडिंग few of the other courts or few other places from dispute settlement, for a dispute settlement हम लोगों ने certain places को exclude किया हुआ है। so सेम चीज यहाँ पे देखो, cardinal legal principle is that jurisdiction of the court cannot be wholly outstayed by an agreement। सो आप टोटली आउटस्टेट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोगों ने एक जो हम लोगों का अग्रीमेंट है उसके हिसाब से हम लोगों ने बोला है कि ओके अगर कोई एक बिजनेस जो है, मतलब हम लोग ने कोई एक कंपनी का फ्रेंचाइजी लिया हुआ है एंड दैट कंपनी बिलोंग्स टू यूएस। नाउ इन कॉन्ट्रैक्ट विल वेरी वेल मेंशन इट कि इफ एनी डिस्प्यूट अराइजेस इन विथ रिस्पेक्ट टू दैट फ्रेंचाइजी अग्रीमेंट, देन वी आर गोइंग टू सेटल दैट डिस्प्यूट इन इंडिया ओनली। ठीक है। सो अब आपका फ्रेंचाइजी कहाँ पे दिया, आपने इंडिया में दिया, बिजनेस कहाँ पे हुआ, इंडिया में हुआ, जो कॉज ऑफ एक्शन जो है वो कहाँ पे, इंडिया में ही है। अब अगर आप बोलेंगे कि नहीं हम लोग केस अगर फाइल करेंगे वो यूएस में फाइल करेंगे बिकॉज द मेन पेरेंट कंपनी बिलोंग्स टू यूएस। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि हाउ टीडियस एंड हाउ कॉस्टली इट इज फॉर अ स्मॉल फ्रेंचाइज कंपनी to again and again visit to US just for the hearing of that cases। so इसके लिए हम लोग यहाँ पे कोई एक सेटलमेंट के लिए हम लोग कोई एक प्लेस बहुत प्रॉपरली यहाँ पे बता सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ एक्सक्लूजन। सो यहाँ पे क्या बोला है, अग्रीमेंट which has an effect of absolute ousting the jurisdiction of the court is unlawful।
बराबर है। मतलब मैं अगर बोलूंगा कि ये कोर्ट के आगे राइट्स ही नहीं रहेंगे, सिर्फ ये वाले कोर्ट्स ही अगर वो केस सुन सकते हैं, सो वो पॉसिबल ही नहीं रहेगा। ऐसे अग्रीमेंट्स अगर आपने किए भी हैं तो वो नल एंड वॉइड कंसिडर हो जाएंगे, बराबर है। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला है, पार्टीज बाय अग्रीमेंट कैन नॉट प्रोहिबिट the very jurisdiction of the legal system to adjudicate disputes as per the Contract Act, बराबर है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1873 सेक्शन 28 क्या बोल रहा है इसका, प्रोवाइड्स दैट एवरी अग्रीमेंट बाय विच एनी पार्टी is restricted absolutely from enforcing his rights under or in respect of any contract by usual legal proceeding। मतलब आपने कोई एक पार्टी को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि ओके इसके कोई राइट्स नहीं रहेंगे उस पर, तो वो टाइम पे हम लोगों ने क्या बोला है कि हम लोगों ने उनको लिमिट किया हुआ है, विद इन विच मे दस एनफोर्स हिज राइट्स इन वॉइड इज वॉइड टू दैट एक्सटेंट। सो अगर आपने बहुत ज़्यादा लिमिट तक अगर उसको रिस्ट्रिक्ट किया है, जैसे कोर्ट्स है, तो आप कोई एक पर्सन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं एक्सक्लूजन क्लॉजेस के बेस के ऊपर, और हम लोग वहाँ पे ये बता सकते हैं कि होगा तब तक मैक्सिमम लिमिट तक हम लोग केस को इंडिया में सेटल करने का या महाराष्ट्र में सेटल करने का ट्राई करेंगे। ये आपका क्लॉज एक हो सकता है। लेकिन इफ यू स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्ट सम अदर स्टेट जुडिशरीज, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूँ कि ओके दिल्ली हाई कोर्ट है, या फिर चेन्नई के साइड से कोई है या तमिलनाडु के साइड से कोई है, तो उसको हम लोग कंप्लीटली अगर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, देन वो टाइप के जो अग्रीमेंट्स हैं वो वॉइड कंसिडर होंगे। मतलब वो टर्म्स ही अग्रीमेंट के लीगल नहीं है जिसके बेस के ऊपर आप वो अग्रीमेंट को फॉलो कर सको, तो वो अग्रीमेंट ही कंसिडर नहीं होगा। गेटिंग? सो यहाँ पे हम लोग वो बता रहे हैं कि आपको एक पर्सन को एक्सक्लूड कर सकते हैं, लेकिन एक जुडिशरी जो एक लीगल पर्सन है उसको आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। सो यहाँ पे आपको वही सेम दिया है, देखो देर आर सम एक्सेप्शन इन द कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं, डिस्प्यूट्स ऑफ आर्बिट्रेशन and to abide by its award and contract which limits the jurisdiction by the agreement to one or more courts. Now, Supreme Court held that the exclusion clause is valid and lawful as long as it does not outside the jurisdiction of all the courts. So आपने एक रिस्ट्रिक्शन वहाँ पे रखा है कि ओके विल ट्राई टू सेटल एज मच एज पॉसिबल, हम लोग महाराष्ट्र में वो डिस्प्यूट को सेटल या मुंबई हाई कोर्ट में हम लोग वो डिस्प्यूट को सेटल करने का ट्राई करेंगे। लेकिन अगर आप बाकी कोर्ट को कंप्लीटली अगर उसका जुरिस्डिक्शन ही नहीं दोगे, लाइक जो मेन बिजनेस का हेड ऑफिस है सपोज वो दिल्ली में, एंड इफ यू आर नॉट गिविंग एनी जुरिस्डिक्शन टू दिल्ली हाई कोर्ट, तो मतलब वो टर्म्स कंडीशंस वो कंसिडर ही नहीं होंगे वहाँ पे। ठीक है? Many courts would have a jurisdiction and the parties have agreed to submit their dispute to one or more of this jurisdiction and not to the other or other such clauses or legal valid. So यहाँ पे वो बेसिक आपको वही कंसेप्ट दिया हुआ है। सो हम लोग एक्सक्लूजन क्लॉज जो है वो लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है। लिमिटेड जुरिस्डिक्शन मतलब जब तक होगा हम लोग ट्राई करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट में केस को सॉल्व करने के लिए, लेकिन अगर यहाँ पे वो सॉल्व नहीं हो पाता है और हम लोगों के बहुत सारे जो एविडेंसेस है, कॉज ऑफ एक्शन जो है वो अगर दिल्ली को ही बिलोंग करता है, देन आर लॉयर और अ पर्सन कैन या बॉम्बे हाई कोर्ट इटसेल्फ कैन ऑर्डर टू टेक दिस कोर्ट इन बॉम्बे कोर्ट। ठीक है? सो वो हो सकता है वैसे। अब देखो जैसे मैंने क्या बोला, बहुत बार हम लोग एक्सक्लूजन क्लॉज जो है इसको हम लोग मिसयूज करते हैं, दैट इज अब्यूज करते हैं। मतलब मैंने बोला ही नहीं था कि आप एक्सक्लूड कर सकते हो कंप्लीटली, लेकिन आपने क्या किया, कंप्लीटली कोई एक स्पेसिफिक कोर्ट्स को आपने एक्सक्लूड कर दिया फ्रॉम इट्स जुरिस्डिक्शन। तो वो टाइम पे ये क्या हो गया, दिस इज द अब्यूज ऑफ दैट जुरिस्डिक्शन क्लॉज, और ऐसे अब्यूज को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। सो यहाँ पे आपको क्या बोला, द लॉ ऑफ एक्सक्लूजन इज इंपॉर्टेंट। मतलब आप सर्टन कंडीशन, सर्टन प्लेसेस को या सर्टन कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को लिमिट कर सकते हैं, बराबर है। सो यहाँ पे हम लोगों ने वही बोला है कि द लॉ ऑफ एक्सक्लूजन क्लॉज इज इंपॉर्टेंट टू ई कॉमर्स एंड वुड हैव अ वास्ट आउटकम। द एक्सक्लूजन क्लॉज कैन नॉट बी यूज्ड एंड मिसयूज्ड। कैन बी यूज्ड एंड मिसयूज्ड मतलब दोनों वे में हो सकता है कि आप एक्सक्लूजन क्लॉज का हेल्प लेके अपने केस को आपका जहाँ प्लेस ऑफ बिजनेस है वहाँ से ही आप सॉल्व करने की ट्राई कर रहे हैं, या फिर आप उसको कोई एक ऐसे लोकेशन पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे आपका डोमिनेंस ज़्यादा है, जहाँ पे आप रॉन्ग एविडेंसेस खड़े करके
आप वो केस जीत सकते हैं, बराबर है। सो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एडवांटेज ऑफ दिस क्लॉज इज टू स्पेसिफाई जुरिस्डिक्शन म्यूचुअली कन्वीनियंट फॉर बोथ द पार्टीज। लाइक एक पार्टी सपोज दिल्ली में, एक पार्टी मुंबई में, सो यहाँ तक ये ठीक है। लेकिन एक पार्टी अगर इंडिया के बाहर है, सपोज एक पार्टी अगर नेपाल में, एक पार्टी इंडिया में, तो वो टाइम पे हम लोग यहाँ पे म्यूचुअली दोनों पार्टीज को जो कन्वीनियंट रहेगा ना वो, या फिर प्लेस ऑफ बिजनेस मेन जो है ना वहाँ का जो कोर्ट है उसकी जुरिस्डिक्शन हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं, सो दैट हम लोग फ्यूचर डिस्प्यूट्स को अवॉइड कर सके। और अगर कहीं होता भी है तो हम लोगों ने अग्रीमेंट में बताया कि ऐसे डिस्प्यूट्स को हम लोग कौन से कोर्ट्स में लेके जाएंगे। देन उसके बाद क्या बोला है, बट व्हेन पार्टीज आर अनइक्वल एंड एक्सक्लूजन क्लॉजेस रिस्ट्रिक्ट द जुरिस्डिक्शन द प्लेस व्हिच वुड कॉज एक्सट्रीम हार्डशिप टू वन पार्टी टू अ एक्सटेंट दैट इट वुड मेक प्रोहिबिटिव फॉर अ वीकर पार्टी टू litigate his claims and such clause can be harsh and unjust। ठीक है। सो कोई एक छोटा सा पार्टी है जो कोई एक गांव में रहता है, अब वो पार्टी को जो मेन जो हम लोग के सिटी साइड के जो रूल्स है या बिजनेस के जो कंडीशंस है वो पता नहीं है, और उसने कोई ऐसे लीगल केसेस भी नहीं देखे। जो छोटा सा कोई कंपनी है, स्टार्टअप है, और उसमें उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम पे अगर आप बोलते हो कि अगर कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो आप वहाँ पे केस फाइल नहीं कर सकते, आपको बॉम्बे हाई कोर्ट में ही आना पड़ेगा। सो दैट इज़ वेरी हार्श। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल भी दिया है, देखो कि हम लोग को एग्जाम्पल क्या है कि रिटेल वेबसाइट बेस्ड इन दुबई सेलिंग एंड डिलीवरिंग अ टेलीविजन सेट टू अ कंज्यूमर इन इंडिया, इट इज मेंशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट प्लेस ऑफ जुरिस्डिक्शन शेल बी दुबई। सो अगर आपने कुछ प्रोडक्ट डिमांड किया है, आपके पास कुछ प्रोडक्ट आया है और उसमें अगर आपको अभी कुछ डिस्प्यूट है, नाउ यू कैन जस्ट इमेजिन कि द प्रोडक्ट विच वी हैव ऑर्डर्ड वो अगर 20,000 30,000 का है, एंड टू सेटल अ डिस्प्यूट आपको वहां पे जाना पड़ेगा विच इज कॉस्ट वे मोर कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ दैट प्रोडक्ट, देन ये क्या हो गया, ये तो अनजस्ट हो गया। गेटिंग? सो इफ देर विल बी अ डिफरेंट इन टेलीविजन सेट, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर इंडियन लिटिगेट इन दुबई बेस्ड ऑन दिस सर्कमस्टेंसेज द एक्सक्लूजन क्लॉज may not be upheld by the current police in India on the ground of equality and justice। Okay, then next क्या बोला है, ऑब्जेक्शन ऑफ लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन। लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन मतलब हम लोग वहाँ पे किसी को ज़्यादा अथॉरिटी दे ही नहीं रहे, किसी को नहीं दे रहे। सो इसका मतलब क्या है, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन दो टाइप के रहेंगे। फर्स्ट इज इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, मतलब आप देखो कि आपने कभी कभी सुना रहेगा कि कहीं कहीं पे जो विलेजेस होते हैं वहाँ पे ग्राम पंचायत चलता है, और उनके जो रूल्स या उनके जो मेन पैटर्न्स रहते हैं वो ही हम लोग आगे आगे फॉलो करते हैं हमेशा, बराबर है। सो उससे क्या होगा कि आप अगर वहाँ पे अगर कुछ रूल या लॉ लेके भी जाते हो तो वहाँ के वो जो गांव वाले हैं वो मानते नहीं है, बराबर है। या फिर वहाँ का जो उनका जो मेन विलेज का जो उनका सिस्टम रहता है, दे ट्रस्ट मोर ऑन दैट ओनली। और अगर कोई दूसरा वो रूल या उससे बाहर भी निकलने की ट्राई कर रहा है तो उनको वो फिर इनजस्ट डिमांड करेंगे या उनको फिर वो कम्युनिटी से बाहर निकाल देंगे। ऐसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहते हैं। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग से हम लोगों ने कुछ रूल फॉलो नहीं किए एंड ये सेम इनहेरिट होते आ रहा है जनरेशन टू जनरेशन, और उसकी वजह से जुरिस्डिक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। देन उसके आगे नेक्स्ट जो है वो लैक ऑफ पिक्यूलिनरी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, मतलब किसके टेरिटरी में आ रहा है और वो टेरिटरी आपको ही बिलोंग कर रहा है क्या, ये सारे पॉइंट्स हैं। सो फर्स्ट अगर आप देखेंगे सो आपको क्या बोला है, द कोर्ट जजमेंट्स एंड ऑर्डर nullifies in cases of initial lack of jurisdiction, no amount of consent or waiver on the part of parties can create jurisdiction. In such case, nullity remains a nullity which can be declared so at any stage of litigation including appellate proceedings. So यहाँ पे आपको example दिया है, if an assessment order under the Income Tax Act is assailed by filing a suit in a civil court, such suit shall be barred on the ground of inherent lack of jurisdiction, as an assessment order and remedy against the same are recovered by the income tax law and to which jurisdiction of civil court is completely barred.
सो हम लोगों ने क्या बोला है कि ठीक है, हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि अभी जो अगर टैक्स रिलेटेड कुछ हम लोगों ने अगर केस फाइल किया है, सो वहाँ पे जो सिविल कोर्ट है उसका कोई जुरिस्डिक्शन अप्लाई नहीं होता है, बिकॉज ये टैक्स वाले रूल्स है या लॉ है। तो ये टाइम पे अगर वो सिविल कोर्ट अगर पिक्चर में आता भी है तो उनके कोई वहाँ पे वहाँ पे उनके कोई बोलने का कोई पॉइंट नहीं आता है, बिकॉज उनका जुरिस्डिक्शन नहीं है वहाँ पे, बराबर है। और सेम वे आप देखो कि अगर हम लोग जो एनडीपीसी एनडीपीएस जो कोर्ट होते हैं उनकी बात करते हैं, जहाँ पे ड्रग्स रिलेटेड कुछ केसेस रहते हैं, सो उसके लिए भी हम लोग के पास स्पेशल वही नारकोटिक्स वाले कोर्ट्स हैं, तो वो कोर्ट रूम है। तो वहाँ पे अगर हम लोग सिविल केसेस लेके जाएंगे तो उनका जुरिस्डिक्शन नहीं लगता है, और सिविल केसेस अगर ड्रग केसेस अगर सिविल कोर्ट में आता है तो उनके जुरिस्डिक्शन नहीं लगता है। तो ये सेम यहाँ पे वो पॉइंट दिया हुआ है। देन लैक ऑफ पिक्यूलनरी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला है, इन दिल्ली हाई कोर्ट एक केस फाइल हुआ है जिसका वैल्यू क्या है 5 लाख, एंड सूट अप टू 5 लाख आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो देखो हम लोगों ने रूल बनाया हुआ है कि अगर 5 लाख से कम अमाउंट का अगर केस रहेगा तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जाओ, और 5 लाख से बड़ा अमाउंट का 5 करोड़ 10 करोड़ 50 500 करोड़ जितना भी बड़ा अमाउंट का केस रहेगा वो आप कहाँ पे फाइल करेंगे, हाई कोर्ट में फाइल करेंगे, बराबर है। सो हम लोगों ने इफ अमाउंट इज मोर देन 5 लाख देन वी कैन गो टू दिल्ली हाई कोर्ट, एंड इफ अमाउंट इज लेस देन 5 lakhs देन इट रिक्वायर्स टू बी फाइल्ड इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बराबर है। Now, objection pertaining to a pecuniary jurisdiction are considered merely technical. अब यहाँ पे हम लोगों ने कोई एक कोर्ट का जुरिस्डिक्शन हटाया नहीं है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, सेग्रीगेशन बाइफर्केशन किया है। मतलब दिल्ली हाई कोर्ट जो थोड़ा हायर अथॉरिटी है कंपेयर टू दिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसको हम लोग बड़े केसेस दे रहे हैं। सो अगर आपका डिस्प्यूट अगर बड़ा है, केस अगर बड़ा है, तो आप हाई कोर्ट के पास आओ। आपका डिस्प्यूट या केस अगर छोटा है तो आप डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाके वहां पे डिस्प्यूट आप सेटल कर सकते हैं। सो वही आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखो द नेचर एंड एंड्स द लॉ रिक्वायर्स द सेम टू यू टेकन इन द कोड ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस दैट द ट्रायल कोर्ट, एंड objection as to a place of suing in cases of a pecuniary jurisdiction cannot be allowed by appellate or divisional courts। तो ये देखो अभी appellate मतलब क्या रहता है, एक स्पेशल बॉडी बैठता है ना, एक कमिटी बैठता है एक्सपर्ट्स का, और वो आपको डिसीजन देते हैं। अब ये appellate ट्रिब्यूनल्स जो रहते हैं उनका मेन पर्पस क्या रहता है, टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द कोर्ट, और आपका जो वहाँ पे जो टाइम वेस्ट होगा उसके जगह पे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स टाइप रहता है ये। सो मेनली यहाँ पे रिटायर्ड जजेस रहेंगे जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है। देन वो सब्जेक्ट के टेक्निकल एक्सपर्ट्स रहेंगे जो जो सालों से ऐसे कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में डील कर रहे हैं, बराबर है। तो वो जब ये ऐसे एक्सपर्ट पैनल पे रहेंगे तो उनको इन एंड आउट सब टेक्निकल्स और लीगल एस्पेक्ट्स पता है। तो ऐसा एक्सपर्ट पैनल जब बैठ के अगर डिसीजन देता है, सो वो आपका कोर्ट में डिसीजन जो इट माइट टेक 2 3 years 5 years, वो सेम डिसीजन यहाँ पे आपका 3 months में या मैक्सिमम 6 months में आपको रिजल्ट मिल सकता है। एंड इन केस इफ यू फाइंड द डिसीजन ऑफ appellate tribunal is biased or it's not in your favor, then by highlighting few points which are where you can find कि there are benefits of doubt with respect to which the decision is going opposed to me या appellate tribunal is not favoring me, ये प्रूव अगर आप कर सकते हो तो फिर आप ये सेम डिसीजन को वापस चैलेंज कर सकते हो इन हायर कोर्ट्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ नेक्स्ट आपको देखो क्या दिया है, एप्लेट और डिविजनल कोड दिया है, अनलेस द सब्जेक्ट ऑब्जेक्शन इफ द डिपेंडेंट डज नॉट टेक ऑब्जेक्शन ऑफ लैक ऑफ pecuniary jurisdiction at the earliest possible opportunity, then it amount to waiver and complaint to the jurisdiction of the court concerned where the suit has been filed। सो बेसिक पॉइंट्स है, आई होप ये क्लियर रहेगा। किसी को कोई डाउट है देन लेट मी नो। देन नेक्स्ट आपको बोल रहा है मिसयूज ऑफ लॉ ऑफ जुरिस्डिक्शन। एनीवन एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? एनीवन? हेलो, एनी डाउट्स? ओके, हाँ
हाँ हाँ, हम लोग वो अभी इसके बाद ये एक लेक्चर के बाद कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली एएमपी जो है ये हो गया है कि आपका इंटरनल के लिए 2 यूनिट्स कंप्लीट करना है, जो आपका इंटरनल अभी बहुत जल्दी ही है। तो इसके लिए मैंने ये यूनिट 2 कंप्लीट करके देन विल कंटिन्यू विथ मोबाइल प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल्स। ओके, आपको एक नोटिफिकेशन मिल गया रहेगा आई थिंक अबाउट इंटरनल्स। सो 2 यूनिट्स आर गोइंग टू बी आर सिलेबस फॉर योर इंटरनल्स, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चंस आएंगे टोटल, मतलब जो भी पैटर्न है अभी आपका उसके हिसाब से। सो मेक श्योर कि आप थोड़े अपने से रेडी रहो। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे अभी आपको नेक्स्ट क्या बोला है, देखो, मिसयूज ऑफ लॉ ऑफ जुरिस्डिक्शन। सो फर्स्ट आपको यहाँ पे बोला है, फर्स्ट आपको यहाँ पे क्या बोला है, इट हैज बीन सीन दैट वन पार्टी फ्रॉम अ डिस्प्यूट मिसयूज और डिस्टॉर्ट ऑफ द लॉ ऑफ जुरिस्डिक्शन लाइक ऑयल एंड नेचुरल गैस। अब ये देखो, ये एक केस है, रियल केस है ये, जहाँ पे क्या बोला है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन वर्सेस उत्पल कुमार बासु एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे ये केस क्या बोल रहा है ये हम लोग समझते हैं। ये केस अगर समझेगा तो बाद में एक्चुअल में क्या डिस्प्यूट है वो हम लोग को इजीली समझेगा। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन सेड केस facts involved were that ONGC decided to set up a kerosene processing unit at गुजरात, बराबर है, गुजरात के एक प्लेस के ऊपर ये केरोसिन प्रोसेसिंग ONGC सेटअप करने वाला था। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे EIL was appointed by ONGC, कोई एक पार्टी जो है वो अपॉइंट हो गया, एंड वो कौन है, कंसल्टेंट है। EIL क्या है, कंसल्टेंट है, बराबर है। So EIL issued advertisement from Delhi calling for a tender, and this advertisement was printed and published in all leading newspapers in the country, including Times of India, in circulation in West of Bengal as well. तो क्या हो रहा है, देखो, ONGC को क्या करना है, एक केरोसिन प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करना है, जो गुजरात के कोई एक प्लेस पे सेटअप होना है। अब ये केरोसिन प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करने के लिए बेस्ट प्लेस कौन सा, मतलब बेस्ट कंपनी कौन सा हो सकता है, तो इसके लिए ONGC ने कंसल्टेंट को हायर कर लिया। ये कंसल्टेंट क्या करेंगे, ये सेम जो ONGC का उनका जो एक केरोसिन प्रोसेसिंग यूनिट का जो उन्होंने सेटअप करने का जो बिजनेस प्लान निकाला है उसको वो एडवर्टाइज करेंगे, और जो भी कंपनीज इंटरेस्टेड रहेंगे दे कैन बिड फॉर द सेम बिजनेस, सेम प्रोजेक्ट। अब ये कंसल्टेंट है, मतलब ONGC को अभी कुछ नहीं करना है, ONGC के बिहाफ पे सब काम EIL करेगा। उन्होंने क्या किया, न्यूज़पेपर में ऑफ कोर्स एडवर्टाइजमेंट आपने हर बार देखा ही रहेगा, आज भी ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट साइड से कुछ प्रोजेक्ट्स रहेंगे, तो उसके लिए यू कैन फाइल अ टेंडर देयर, तो वो टेंडर एडवर्टाइजमेंट्स हमेशा आते रहते हैं। सो यहाँ पे वो सेम हुआ है। और जब अगर आपने कोई एक नेशनल न्यूज़पेपर में अगर ऐसा कुछ ऐड दिया है, तो अगर आप उसको लिमिट नहीं करते हो तो वो पेपर जहाँ जहाँ जाता है वो एडवर्टाइजमेंट सब जगह दिखेगा। सो ये सेम चीज़ होता है कि EIL जो कंसल्टेंट है उन्होंने जो एडवर्टाइज दिया रिक्वेस्टिंग फॉर अ टेंडर, वो एडवर्टाइजमेंट टाइम्स ऑफ इंडिया में गया और वो वेस्ट बंगाल में भी गया। अब यहाँ पे क्या है, अगर ऑल ओवर इंडिया एडवर्टाइजमेंट गया है, मतलब जो बिड करेंगे, जो टेंडर्स फाइल होगा वो ऑल ओवर इंडिया हर जगह से होगा। सो अब यहाँ पे क्या बोला, इन रिस्पॉन्स टू विच टेंडर्स और बिड्स वर फॉरवर्डेड टू EIL एट दिल्ली। तो आपको एडवर्टाइजमेंट मिला है और उसके बाद में इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप अपना जो बिडिंग है उसका एक ईमेल या उसका एक डॉक्यूमेंट बना के आप किसको भेज देंगे, EIL कंसल्टेंट को दिल्ली में। और उसके बाद में ये EIL जो है, बराबर है, स्क्रूटिनाइज्ड एंड फाइनलाइज्ड। अब ये जो भी टेंडर्स आएंगे वो फाइनलाइज कौन करेगा, ONGC फाइनल करेंगे उसको। EIL कंसल्टेंट ने सारे बीडर्स को लाके उनके जो टेंडर्स है वो लाके ONGC को दे दिया, देन ONGC विल डिसाइड कि किसको कॉन्ट्रैक्ट देना है। अब यहाँ पे क्या बोला है, हाउएवर द रिट पिटिशन हैड बीन फाइल्ड इन कोलकाता। अब ये जो रिट पिटिशन है ये अलग अलग टाइप के होते हैं, जहाँ पे कोई एक कोर्ट दूसरे कोर्ट को लिमिट कर रहा है कि नहीं, मतलब हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को
लिमिट करता है कि ओके ये आपका जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, या फिर हम लोग कोई कंपनी को लिमिट कर सकते हैं कि दिस इज इनलीगल, है ना। ऐसे अलग अलग रिट पैटिशन होते हैं। तो यहाँ पे अभी क्या है, ऐसा ही एक रिट पैटिशन जो है वो कोलकाता में फाइल हुआ है, चैलेंजिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर्स ऑफ अदर पार्टी। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं कि कोलकाता बेस्ड कोई एक कंपनी जो है वो ये बता रहा है कि मेरा बिडिंग अमाउंट जो है, मेरा टेंडर जो है वॉज बेटर देन द वन विच इज एक्सेप्टेड बाय ONGC। सो अगर मेरा टेंडर अमाउंट और मैंने ऑफर किया हुआ जो बिजनेस प्रोजेक्ट आइडिया है, इफ इट इज बेटर देन द वन विच इज सिलेक्टेड बाय ONGC, then I should be the first to get this business. Okay, so before Supreme Court it was contended that the Kolkata High Court had no jurisdiction. तो अभी हम लोगों ने क्या बोला रिट पिटीशन में कि आप डायरेक्टली कहाँ पे लेके जा रहे हो उसको, सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहे हैं, द हाईएस्ट ऑथोरिटी, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे नेक्स्ट चीज क्या है, नो कॉज ऑफ एक्शन हैड अराइज, मतलब अभी तक कोई बिजनेस हुआ ही नहीं है ना, सिर्फ बिडिंग हुआ है। इवन पार्टली इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, तो कोई बिजनेस आपके यहाँ पे हुआ ही नहीं है। अब अगर बिजनेस होता था तो फिर जो कोलकाता हाईकोर्ट है उनका जुरिस्डिक्शन लगता था, बराबर है। तो अब यहाँ पे अगर बिजनेस हुआ ही नहीं है, आपको सिर्फ अभी बिजनेस करने के लिए आपके पास से सिर्फ टेंडर मांगा है, बराबर है। आपके पास से बिजनेस आइडिया मांगा है कि अगर आपको हम लोग बिजनेस देंगे तो आप क्या प्राइस में कैसे सेटअप करेंगे जिससे आपको बेनिफिट हो, हम लोगों को भी बेनिफिट हो, बराबर है। तो अभी कॉज ऑफ एक्शन का मतलब क्या है कि कहीं पे तो बिजनेस हुआ है, कहीं पे तो ट्रांजैक्शन हुआ है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट एक आया है। तो यहाँ पे अभी क्या बोल रहा है कि इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन मेयर कम्युनिकेशन टू एनी पर्सन एट अ पर्टिकुलर प्लेस ऑफ पब्लिकेशन और रीडिंग ऑफ द न्यूज और नोटिस एक्सेट्रा डज नॉट कन्फर jurisdiction. After examining the fact of that case, the apex court came to the conclusion that the Kolkata High Court lacked jurisdiction. मतलब कोलकाता हाई कोर्ट के पास ये केस सुनने का या ये केस को प्रोसेस करने का जुरिस्डिक्शन नहीं है, बिकॉज अगर उनका जुरिस्डिक्शन कब लगेगा, जब वहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अगर वहाँ पे होता है, मतलब वहाँ पे बिजनेस हुआ हो या मनी ट्रांजेक्शन हुआ हो, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। देन उसके आगे क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट प्लेस्ड रिलायंस अपॉन जजमेंट इन चांद कोयर वर्सेस प्रताप सिंह, ये कोई केस है जहां पे उन्होंने क्या बोला था, वेयर इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड अंडर द कॉज ऑफ एक्शन हैज नो रिलेशन व्हाटसोएवर टू द डिफेंस which may be set up by the defendant nor it is depend upon the character of the relief paid for by the plaintiff. plaintiff का मतलब जो केस फाइल कर रहा है वो, डिफेंडेंट का मतलब जिसके ऊपर केस हुआ है वो। सो कॉज ऑफ एक्शन का कोई रिलेशन नहीं रहता है अपना डिफेंस करने में। जब अगर जो डिफेंड कर रहा है ना वो ये बोल रहा है कि हम लोगों ने जो रिलीफ प्रोवाइड किया हुआ है वो रिलीफ इनफ नहीं है, it refers entirely to the ground set forth in the plaint as the cause of action, in the other words to a media upon। मतलब आप ये वर्ड्स को जोड़ तोड़ के बता रहे हैं। कॉज ऑफ एक्शन, अगर पेपर में एडवर्टाइजमेंट आया तो उसको भी हम लोग कॉज ऑफ एक्शन कंसिडर कर सकते हैं, राइट। देयरफॉर इन डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्शन ऑफ, मतलब उसका रेफरेंस लेके हम लोग ये बता रहे हैं कि जब अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट अगर बोल रहा है कि देयर इज लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, द कोर्ट मस्ट टेक ऑल फैक्ट्स प्लीडेड इन द सपोर्ट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन इनटू कंसिडरेशन, बराबर है। सो यहाँ पे वो बता, सो इन शॉर्ट हम लोग ये बताने की ट्राई कर रहे हैं कि अगर सिर्फ एडवर्टाइजमेंट आया और आप कोलकाता हाईकोर्ट में जाके केस फाइल कर रहे हो अगेंस्ट अ कंपनी ONGC एंड उसका कंसल्टेंट कि उन्होंने बायस्ड वे में टेंडर सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो केस हम लोग कोलकाता हाईकोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं लगेगा, ये बता रहे। क्यों नहीं लगेगा, बिकॉज ना वहाँ पे बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ है ना और कुछ हुआ है, जस्ट एक एडवर्टाइजमेंट आया और एडवर्टाइजमेंट्स के रूल्स जो रहेंगे वो भी अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो भी वहाँ का सुप्रीम कोर्ट का केस नहीं बनता। अगर केस कुछ अगर बनेगा तो वो कहाँ पे जाएगा, जो हम लोग का सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे जाएगा, या जो मेन पार्टीज जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं वहाँ पे जाएगा। और उसमें भी जब टेंडर फाइल कर रहे हैं तो उन्होंने ये नहीं कहीं पे मेंशन किया था एडवर्टाइजमेंट में कि हम लोग बेस्ट बिडर को लेंगे ऐसा कुछ,
सो बोलने के लिए केस डाइवर्ट करने के लिए बहुत बार ये पॉइंट्स आते हैं. ओके, एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया है, सुपोध कुमार गुप्ता वर्सेस श्रीकांत गुप्ता एंड एसोसिएट्स या ऑर्गेनाइजेशन. क्या बोला है, कंसिडर अ केस वेयर इन अ पार्टनरशिप फर्म हैविंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, कहाँ पे है, रजिस्टर्ड ऑफिस बॉम्बे में, एंड फैक्ट्री उसका मंदसौर में. दो अलग प्लेस हो गए, देखो बॉम्बे या मुंबई एंड मंदसौर. टू पार्टनर्स, जो डिफेंडेंट है, देखो मतलब ये दो पार्टनर जो है ना, दोज आर द डिफेंडेंट, मतलब उनके ऊपर केस फाइल हुआ है, और वो कहाँ पे रहते हैं, वो भी मंदसौर में रहते हैं जहाँ पे आपका फैक्ट्री है. मतलब दो पार्टनर जिनके ऊपर अभी केस हुआ है, डिफेंडेंट है वो, मतलब वो खुद को डिफेंड कर रहे हैं, उनके ऊपर केस किया है, और वो केस किसने किया है, थर्ड पार्टनर ने. सो टोटल कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है, बराबर है. उनका जो ऑफिस है वो कहाँ पे, बॉम्बे में, फैक्ट्री मंदसौर में. दो पार्टनर जो है जिसके ऊपर केस फाइल किया है, थर्ड पार्टनर है, वो दो पार्टनर भी मंदसौर में, एंड थर्ड पार्टनर जिसने केस फाइल किया है वो कहाँ पे, अभी चंडीगढ़ में. An agreement had been drawn up between the partners at भिलाई. सो अब देखो अलग अलग प्लेसेस पे हर कोई, फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द असेट्स, मतलब पार्टनरशिप तोड़ो और कंपनी का जो भी असेट्स है उसको बेच के पैसा जो है वो डिवाइड कर लो, बराबर है. नाउ अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो हम लोगों ने केस फाइल किया है थर्ड पार्टनर ने, वो कहाँ फाइल किया, जहाँ पे वो रह रहा है, फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, मतलब अभी हम लोगों का जो भी फैक्ट्री है उसको बेच के, उसके असेट्स बेच के हर किसी को अपना पैसा जो है वो सेटल कर लेना, आगे बिजनेस नहीं करना है यहाँ पे. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे, कोर्ट ऑफ चंडीगढ़ फॉर डिसोल्यूशन टू द फर्म्स एंड रिडेंशन ऑफ अ अकाउंट ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेंडेंट एट मंदसौर मिसअप्रोप्रिएटेड पार्टनरशिप फंड्स, मतलब उन्होंने उन कंपनी का पैसा जो है वो मिसयूज किया है. राइट, ये हम लोग बताने का ट्राई कर रहे हैं, एंड उसकी वजह से कंपनी के फंड्स मिसयूज किया, और उसकी वजह से कंपनी का जो अग्रीमेंट बना था, पार्टनरशिप अग्रीमेंट बना था, वो वॉइड है एंड लायबल टू बी इग्नोर्ड, बराबर है. द कोर्ट हेल्ड दैट अ व्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 20 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल केस है, याद रखो, कंपनी में पार्टनरशिप में प्रॉब्लम हुआ है तो इज द सिविल केस. अब ये क्या बोल रहे हैं, सूट कैन बी एंटरटेन्ड इन प्लेस वेयर कॉज ऑफ एक्शन एड अराइज फुल्ली और पार्टली, मतलब सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 20 क्या बोल रहा है कि केस कहाँ पे फाइल हो सकता है, जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन या तो कंप्लीटली वहां पे प्लेस्ड हुआ हो, या फिर थोड़ा पार्ट ऑफ बिजनेस वहां पे हो. तो हम लोग का पार्ट ऑफ बिजनेस अगर आप देखेंगे तो ऑफिस मुंबई में, फैक्ट्री मंदसौर में, पार्टनर्स भी उसके जिसके ऊपर केस कर रहा है वो भी मंदसौर में. तो आपका पार्टली बिजनेस जो हो रहा है वो मुंबई में हो रहा है, और फुल बिजनेस जो है वो कहाँ पे, मंदसौर में, है ना. और आप चंडीगढ़ में, तो आप अगर चंडीगढ़ में, इट डजंट मीन्स कि कॉज ऑफ एक्शन भी चंडीगढ़ में रहेगा. सो merely bold allegation by the plaintiff for the purpose of creating jurisdiction would not be enough to confer jurisdiction of Chandigarh court. एंड वो अग्रीमेंट खुद से वहां पे वो वॉइड कंसिडर नहीं कर सकता जब तक हम लोग प्रूव नहीं करते कि ये कंपनी के फंड्स को मिसयूज किया गया है, जिससे कंपनी अग्रीमेंट जो बना था पार्टनरशिप का वो कहीं ना कहीं तोड़ा गया. द कोर्ट मस्ट फाइंड आउट बाय एग्जामिनिंग द प्रोविजन केयरफुली एंड एज टू वेदर द सूट कैन बी एंटरटेन बाय, मतलब वो मंदसौर कोर्ट में जाएगा या बॉम्बे हाई कोर्ट में जाएगा. नाउ cause of action would arise at the place where the defendant resides. मेन तो ये है, cause of action कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे डिफेंडेंट रहते हैं. डिफेंडेंट कहाँ पे रहते हैं, मंदसौर में रहते हैं. एंड एक्चुअली एंड वॉलंटरी और टू कैरी ऑन अ बिजनेस पर्सनली, तो बिजनेस उनका कहाँ पे है, ऑफिस बॉम्बे में, और फैक्ट्री कहाँ पे है, मंदसौर में. तो उनका दो प्लेस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन दो प्लेस पे हो गया, बराबर है. सो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या बोल रहे हैं, चंडीगढ़ हाईकोर्ट जो है उसका जो जुरिस्डिक्शन है वो नहीं लगेगा. यहाँ पे जुरिस्डिक्शन या तो बॉम्बे हाईकोर्ट का लगेगा, या फिर जुरिस्डिक्शन जो लगेगा वो मंदसौर का जो कोर्ट रहेगा वहाँ का उसका लगेगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज 4.11. दिस इज आवर लास्ट टॉपिक, सॉरी 4.11 एंड 4.12.
इसके बाद आप लोगों का यूनिट 2 खत्म हो जाएगा. सो दिस इज द लास्ट पार्ट. सो रिमेंबर यू हैव इनफ टाइम. आपका जो फाइनल एग्जाम इंटरनल्स जो आएंगे 15 फेब से, उसके पहले यू हैव इनफ टाइम फॉर दिस. सो अगर कोई भी अगर डाउट्स है आप पूछ सकते हो. 2 यूनिट आपके इंटरनल का सिलेबस है. विल वेट फॉर सम टाइम. वी आर डन विद टॉपिक 4.10 एंड अभी आपका लास्ट के 2 टॉपिक बचे हैं इन यूनिट 2. सो फर्स्ट जो टॉपिक है इट टॉक्स अबाउट लीगल प्रिंसिपल्स ऑन जुरिस्डिक्शन इन यूएसए. अब हम लोगों ने स्टार्टिंग में बहुत बार डिस्कस किया कि आपका जो भी हम लोगों के इंडिया में रूल्स बनते हैं, मोस्ट ऑफ रूल्स जो है वो हम लोग कहीं ना कहीं बोरो किए हुए हैं फ्रॉम यूएस या यूके. इन शॉर्ट डेवलपिंग कंट्रीज जहाँ पे ये रूल्स बहुत पहले बने थे बिकॉज उनके पास टेक्नोलॉजी पहले आया था. वी आर we are behind with respect to technology. Approx 5 to 6 years we are behind from this country. Minimum 5 to 6 years की बात कर रहे हैं हम लोग. मतलब वो लोग जो यूज करते हैं उनके लिए एक डेली रूटीन चीज हो जाता है, वो हम लोग के पास कुछ नया रहता है. जैसे आप देखोगे अगर 5G की भी अगर हम लोग बात करें तो जब तक अगर हम लोग 5G यूज करेंगे तब तक में अगर आप देखेंगे वहाँ पे 5G यूज करके कॉमन डेली रूटीन चीज हो गया रहेगा. जैसे आजकल हम लोग के पास 4G एक डेली रूटीन है. सो उसकी वजह से क्या होता है कि टेक्नोलॉजिकली जैसे वो आगे रहता है तो प्रॉब्लम्स भी उनको ही सबसे पहले फेस करने पड़ता है. एंड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए रूल्स या लॉ भी ये लोग ही पहले बनाते हैं. अब अगर ऐसे कुछ रूल्स या लॉ if it is already defined from the USA or European unions, yeah, specifically UK side, then we can just borrow those rules or those law, and we can remodify those law or rules with respect to Indian system. Same thing is done during drafting of our Indian Constitution as well. Like the main father of our Indian Constitution, considered as Dr. B.R. Ambedkar, he also done the same thing when we started drafting the Indian Constitution, right? So during that point of time, he preferred most of world's best constitution which were there at that point of time, which were there in existence, like US, then USSR, now it's turned into Russia and many other countries. Then we have France, Canada, Japan, then आप अगर देखेंगे तो जो UK है तो ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स तो यहाँ पे ही थे, वो ही रूल कर रहे थे. तो उनका जो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 जो था, उसी में से 50% चीज़ें तो हम लोगों ने एज इट इज फॉलो की है इन आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो हम लोगों ने एकदम कोई यूनिक चीज़ नहीं बनाया, लेकिन हर एक कंट्री में जो बेस्ट था ना उसको हम लोगों ने बोरो करके अपने वे में फ्रेम किया, अपने वे में मॉडिफाई किया. तो अगर आपको पता रहेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द एलिफेंट साइज कॉन्स्टिट्यूशन, और वी कैन से इट इज द बिगेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. जब फर्स्ट टाइम वो बना था वही टाइम पे 395 आर्टिकल्स थे उसमें, एंड इन टुडेज टाइम वी हैव समथिंग अराउंड मोर देन 420 और 430, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नंबर, बट आई थिंक 460 के आसपास कुछ रहेंगे. सो मतलब टाइम टू टाइम आप देखो कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन टाइम टू टाइम वी हैव मॉडिफाइड, वी हैव अमेंडेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट नेवर एवर वी फील लाइक दैट वी डोंट नीड दिस कॉन्स्टिट्यूशन, वी नीड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक व्हाट इट हैपेंड इन श्रीलंका एज वेल एज इन नेपाल, आर नेबरिंग कंट्रीज. नेपाल में और श्रीलंका में आप देखो कि हर बार आपको पता चलता है कि थोड़े सालों में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स अराइज एंड दे स्विच टू some or the other new constitution, and again in new constitution also people find some or the other problems, like the new constitution is favoring this community and it is neglecting this community. Same is happening, same thing is going on in Nepal from years. उनके 5 कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गए एंड स्टिल दे आर नॉट क्लियर विद देयर अपडेटेड कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल. बट वी आर वेरी लकी टू हैव
जीनियस इन आर कंट्रीज जिन्होंने एक ही बार बनाया एंड फ्रॉम ईयर्स वी आर यूजिंग द सेम कॉन्स्टिट्यूशन और उसी को हम लोग सिर्फ रीमॉडिफाई करते हैं हम लोग अमेंड करते हैं उसको। सो वो सेम जो कंसेप्ट हम लोगों ने पहले यूज किया था वो सेम आज भी हम लोग यूज करते हैं। दैट मीन्स वी आर नॉट ट्राइंग टू क्रिएट आर मोर वन ऑफ द मोस्ट यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स या लॉ समथिंग लाइक दैट। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज आप कुछ भी चीज़ अगर फर्स्ट टाइम बनाएंगे टाइम टू टाइम आपको पता चलेगा उसमें कुछ लूप होल्स है, कुछ प्रॉब्लम्स है। जैसे जैसे कोई ना कोई नए केसेस आएगा उससे आपको पता चलेगा कि आपने जो रूल्स बनाए उसमें क्या मिस्टेक है। मतलब सॉफ्टवेयर बनाना और एक लॉ बनाना बहुत अलग होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आई थिंक HDFC या HSBC यही कोई बैंक का केस है ये। मेनली हम लोग जब अगर बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो आपने देखा रहेगा कि हम लोग के अकाउंट में मुझे क्या याद रहता है कि ओके आई हैव 10,550 रुपीज़ इन माई अकाउंट एंड देन उसके बाद डेसिमल पॉइंट में जो पैसा रहता है ना, लाइक 25, 30, 70 पैसा, 60 पैसा, वो हम लोग को याद नहीं रहता है कभी। बराबर है, वो मतलब रेयरली कोई एक पर्सन रहेंगे जो वो पॉइंट के बाद पैसे जो रहते हैं उसका भी हिसाब रखते हैं तो उनको याद रहता रहेगा। हम लोग हर कोई उतना डिटेल में, उतना प्रिसाइज वे में याद नहीं रखते और हम लोग को फर्क भी नहीं पड़ता 50 पैसा कम या ज़्यादा हुआ तो। मोस्ट ऑफ लोगों को नहीं पड़ता, बट देर आर पीपल हु थिंक कि नहीं 50 पैसा भी मेरा है तो मेरा है। अब क्या होता है कि ऐसे ही बैंक का एक एम्प्लॉय होता है जो ये डेसिमल पॉइंट के बाद के जो पैसे होते हैं ना, 50 पैसा, 60 पैसा, 60 पैसा, वो एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर करते रहता है हमेशा। और बैंक को अभी ये कभी नोटिस में नहीं आया, उनके कोई कस्टमर्स ये कुछ नोटिस में नहीं लेके आया। आप देखो कि अगर आपके अकाउंट में से ऐसा 50 पैसा कहीं पे गया आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा। आप उतने छोटे अमाउंट के लिए बैंक में जाके पूछेंगे भी नहीं। वी फील लाइक कि अगर क्या 50 पैसे के लिए हम लोग बैंक के पास जाके क्वेश्चन करेंगे। तो ये बहुत टाइम तक ये एम्प्लॉय जो है ही यूज्ड टू फॉलो द सेम पैटर्न। सडनली वन डे वन कस्टमर अराइज इन बैंक and he starts questioning कि this 60 पैसा got deducted from my account, can you explain why this 60 पैसे got deducted? सो बैंक ने चेक किया, उन्होंने बोला कि ना हम लोगों ने कोई टैक्स अप्लाई किया है ना कुछ है, और वो भी अगर अप्लाई होंगे कुछ चार्जेस तो सिर्फ 60 पैसा तो अप्लाई नहीं होगा। फिर डिटेल रिपोर्टिंग निकाला तो भी पता नहीं चला, फिर ट्रैक किया किसके अकाउंट में गया, उसके बाद इंक्वायरी निकला, तो इंक्वायरी निकला तब पता चला कि ओके देर इज़ अ पर्सन, देर इज़ एन एम्प्लॉय जो अपने कोई दूसरे प्राइवेट अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफ़र कर रहा था। देन जब डिटेलिंग निकाला तो पता चला कि सिर्फ ये एक अकाउंट नहीं है, ऐसे बहुत सारे अकाउंट हैं। लेकिन बाकी कोई कस्टमर्स ने कभी ऐसा कोई आके क्वेश्चन नहीं किया, या इतने छोटे अमाउंट के लिए किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसके लिए कभी ये चीज़ नोटिस में आया ही नहीं। अब जब ये पता चला, अब आप देखो कि अगर एक बैंक में अगर 1 लाख अकाउंट भी है अगर कस्टमर के, बराबर है, और उसमें से अगर मैं डेली बेस पे कोई ना कोई एक आधो अकाउंट में से अगर 50 पैसे निकालता हूँ, मतलब डेली मैं कम से कम 10, 20, 30,000 या उससे ज़्यादा अमाउंट मैं अपने बैंक अकाउंट में डाल रहा हूँ। और ऐसा अगर मैं 1 महीना 2 महीना करता हूँ तो आप सोचो कि मैं ऑफिशियली लैक्स, या आप समझो कि 1-2 करोड़ अब तक मैंने निकाल लिया ऐसे पैसे में। ठीक है, ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा इट इज़ नॉट जस्ट 50 पैसा। आप जब ये लॉन्ग टर्म तक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लैक्स, एंड लैक्स से करोड़ में आ जाता है वो अमाउंट। सो यहाँ पे वही हो रहा है कि लीगल प्रिंसिपल में हम लोग ये बता रहे हैं कि अभी जब ऐसा कुछ अगर हो रहा है तो हम लोग को पता नहीं है, और कोई एक कस्टमर जब नोटिस में लेके आता है तब इंक्वायरी होता है, तब पता चलता है जो एम्प्लॉय कर रहा था, देन बैंक उसके अगेंस्ट केस फाइल करता है, और उसका लॉयर जो है वो देन कोर्ट में ये जजमेंट, ये एक स्टेटमेंट लेके आता है कि एज पर द करंट रूल जो बैंक के लिए लिखे हैं, इट इज रिटन देयर कि यू कैन नॉट ट्रांसफर रुपी और रुपीज विदाउट द कंसेंट ऑफ अकाउंट होल्डर।
ठीक है। सो बेसिकली जब ये एम्प्लॉय 50 पैसा 60 पैसा दूसरे अकाउंट में डाल रहा था, वो टाइम पे रूल क्या लिखा था, यू कैन नॉट ट्रांसफर रुपी और रुपीज। रुपी का मतलब 100 पैसा होता है, 100 पैसा इक्वल टू 1 रुपी। इसने कभी भी 1 रुपया जितना अमाउंट अपने अकाउंट से बाहर निकाला ही नहीं। तो इतना नहीं निकाला मतलब आपने सिर्फ पैसा निकाला, एंड देर इज नो वे रिटर्न इन एनी रूल कि यू कैन नॉट ट्रांसफर पैसे, एंड हेंस वो केस जो है वो खत्म हो गया, एंड दिस गाय जॉब छोड़ दिया और वो ऑफिशियली जितना पैसा था वो उसके अकाउंट में ही रहा, वही ऑफिशियली बिकेम करोड़पति, ये आप समझ लो। और उसके बाद भी amended that law that now without the consent of account holder you cannot transfer पैसा रुपी और रुपीस। ठीक है। सो आप देखो कि एक टोल का यूज करते करते एक पर्सन जो है वो कितना ज्यादा उसने उसमें से अर्निंग कर लिया। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या बताने की ट्राई कर रहे हैं कि ऐसे ही बहुत सारे केसेस जो है, जो कंट्री में ऑलरेडी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है ना, वहाँ पे ऐसे केसेस ऑलरेडी आए रहेंगे। तो वही सेम केसेस का एग्जाम्पल से उन्होंने भी अपने रूल्स या लॉ को ऑलरेडी अमेंड किया हुआ है। तो वही अमेंडेड रूल्स या लॉ को जब हम लोग अपने वे में मॉडिफाई करेंगे तो उनको जो प्रॉब्लम्स आए ना, वो प्रॉब्लम्स तो आपको बिल्कुल नहीं आएंगे। तो आपको उन्होंने जितना मेहनत किया उतना प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। आप स्टार्टिंग से ही अपने रूल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, और वही हम लोग यहाँ पे करने की ट्राई कर रहे हैं। हम लोग क्या बता रहे हैं कि लीगल प्रिंसिपल क्या है जुरिस्डिक्शन का इन यूएस। सो उसमें से ही हम लोगों ने कुछ प्रोविजन जब अगर इंडिया में बोरो करेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम लोग इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके यहाँ पे भी सॉरी सेम वे में ये रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या बोला है, देखो इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल, कॉन्ट्राडिक्शन इन यूएस आर मिनिमम कॉन्टैक्ट एंड पर्पसफुल अवेलमेंट। दिस टू प्रिंसिपल आर द फाउंडेशन ऑफ लॉ ऑफ जुरिस्डिक्शन। मतलब किसका जुरिस्डिक्शन अप्लाई होगा। नाउ याद रखो, जब यूएस और इंडिया की बात करते हैं, यूएस को हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स बोलते हैं। मतलब देर आर 50 स्टेट्स इन अमेरिका जो साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे आए हुए हैं, बराबर है। दे फॉलो फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है, आपने देखा रहेगा ना, FBI फेडरल ब्यूरो है वो। मतलब वहाँ पे हर एक स्टेट के पास अपना खुद का ऑटोनॉमी है और सेंटर के पास भी पावर है। लेकिन कोई सर्टन सिचुएशन में ही ऐसा होता है कि जब वहाँ पे स्टेट सेंट्रल लेवल पे जो प्रेसिडेंट है वो सबसे पावरफुल है। अदरवाइज प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट लेवल पे ज़्यादा इंटरफियर नहीं कर सकते। हर एक स्टेट के पास अपना खुद का इनफ ऑटोनॉमी है। हर एक स्टेट के जो लोग हैं उनके पास वो स्टेट का भी सिटीजनशिप है और अमेरिका का भी सिटीजनशिप है। एंड जो भी स्टेट चाहे, अगर उनको नहीं कंफर्टेबल है, देन दे कैन कम आउट ऑफ दिस यूनाइटेड असाइनमेंट्स, मतलब यूनाइटेड अग्रीमेंट, और वो अलग हो सकते हैं यूएस से। सो ये उनके पास अथॉरिटी है कि कोई एक स्टेट अगर उनको कंफर्टेबल नहीं है वो यूएस से बाहर आ सकते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में हम लोग बेसिकली जो स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं वो टोटली अपोजिट है यूएसए से। यहाँ पे प्रेसिडेंट पावरफुल नहीं है। यहाँ पे प्रेसिडेंट सिर्फ एक रबर स्टैंप है। जिनके पास कोई एक रूल को अगर पास कराना है तो वो हम लोग उसके पास वो रूल लेके जाएंगे, वो अपना स्टैंप और साइन देंगे, वो रूल जो है वो लॉ बन गया। ठीक है। और उसके लिए भी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के साइड से अपॉइंटेड जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रहते हैं, वो मिनिस्टर्स जो है दे आर द माउथ एंड ईयर ऑफ एंड आईज ऑफ प्रेसिडेंट। सो वो जैसे बताएंगे, वो जैसा डिस्कस करेंगे, वैसे प्रेसिडेंट को, मतलब बहुत रिस्ट्रिक्टेड पावर्स होते हैं प्रेसिडेंट के। एक्सेप्ट कि प्रेसिडेंशियल जो प्रेसिडेंशियल लॉ लग जाए, प्रेसिडेंट रूल लग जाए, तो वो टाइम पे प्रेसिडेंट पावरफुल होते हैं। एक्सेप्ट दिस सिचुएशन, लाइक अगर करंट गवर्नमेंट अगर गिर गया और बाद में सिर्फ प्रेसिडेंट रूल अगर है, तो वो टाइम पे प्रेसिडेंट के पास पावर है। उसको छोड़ के प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है। और सेंटर जो है वो हमेशा सबसे पावरफुल है।
स्टेट्स जो है उनके पास ऑथोरिटी या पावर जो है मतलब थोड़े कुछ पावर्स उनके पास है, लेकिन मोस्ट ऑफ पावर्स जो है वो इनहेरिट करते हैं फ्रॉम द सेंटर। उनको अगर पैसा भी चाहिए तो वो कहाँ से आता है? सेंटर से आता है। इंडिया में आपके पास ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, सिंगल सिटीजन इंडियन सिटीजनशिप है। आप अगर महाराष्ट्र में रहते हो तो यहाँ पे ये नहीं बोल सकते हैं कि मेरे पास महाराष्ट्र का भी सिटीजनशिप है। गेटिंग? सो हम लोग एक यूनिटरी स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते। दो गवर्नमेंट वाला स्ट्रक्चर नहीं है हम लोग का, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग ऑटोनॉमी है, उनका अलग रूल्स है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग रूल है। ठीक है, ऐसा नहीं है। इंडिया में एक ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरे इंडिया के ऊपर अप्लाई होता है, सेम रूल्स सबके ऊपर अप्लाई होते हैं, और कोई भी स्टेट इंडिया से बाहर नहीं हो सकता। सो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे कि यूएसए में अगर कोई एक रूल या कोई एक लॉ बनता है जिसको अगर हम लोग इंडिया में अप्लाई करने की ट्राई करेंगे तो उसको हम लोग एग्जैक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, हम लोग उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, देर आर टू प्रिंसिपल्स आर द फाउंडेशन ऑफ लॉ ऑफ जुरिस्डिक्शन इन यूएसए फॉर फाइंडिंग जुरिस्डिक्शन इन अ पर्टिकुलर प्लेस और सर्टन प्लेस इन लीगल डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज। तो अगर कभी दो पार्टीज के बीच में लीगल डिस्प्यूट अगर होता है तो वो टाइम पे कोर्ट अपना जुरिस्डिक्शन कैसे डिफाइन करेगा? उसके लिए ऑलरेडी वहां पे एक रूल या लॉ बना हुआ है, और उसमें भी क्या बोल रहे हैं? व्हेन डिफेंडेंट मतलब जिसके ऊपर केस हुआ है वो यूएसए का रेसिडेंट नहीं है, बराबर है? मतलब वो सपोज इंडिया से हो सकता है, पाकिस्तान, चाइना से, कहीं से भी हो सकता है। सो देर आर टू प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड टुगेदर एज वेल एज इंडिविजुअली। क्या बोल रहे हैं? दिस प्रिंसिपल्स आर कॉम्प्लीमेंट ईच अदर इन सब्सटेंस एंड इन द रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड आर वेरी सिमिलर टू द लीगल थियरी ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन एज वी हैव इन इंडिया। सो वो क्या है? सेम वैसा ही रूल है जैसा कॉज ऑफ एक्शन वाला सिचुएशन इंडिया में है, जैसा लीगल थियरी इंडिया में है वैसा ही कोई सिमिलर थियरी यूएसए में भी अप्लाई हो रहा है। तो यूएस कोर्ट कैन अप्लाई टू प्रिंसिपल टू डिसाइड द डिस्प्यूट अराइजिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आउट ऑफ और इन कनेक्शन विद इंटरनेट। जहाँ पे आपको अभी क्या करना है? साइबर क्राइम कुछ तो है, और वहाँ पे आपको जुरिस्डिक्शन डिफाइन करना है कि किसका जुरिस्डिक्शन लगेगा। सो यहाँ पे क्या बोला है? देयर इज अ लॉन्ग आर्म legislation in many states in USA by which courts of respective state can assume jurisdiction over respondent who are non-resident। रिस्पोंडेंट का मतलब जो आप उसके अगेंस्ट जो एलिगेशंस लगे हैं उसका रिस्पॉन्ड देंगे लीगल वे में, है ना, या उसके लॉयर रिस्पॉन्ड करेंगे। सो अब यहाँ पे क्या बोला है? बेस्ड ऑन द एसेंस ऑफ द लीगल कंसेप्ट ऑफ अवेलमेंट एंड मिनिमम कॉन्टैक्ट, मतलब ऑनलाइन बिजनेस जब हो रहा है तो ज़्यादा हम लोग कॉन्टैक्ट में तो नहीं आ रहे। द कोर्ट ऑल्सो अप्लाइड द इफेक्ट टेस्ट इन सर्टन केसेस। पर्पसफुल अवेलमेंट मीन्स अ पर्सन इंक्लूडिंग अ कंपनी और अ कॉरपोरेशन by conducting activities within the state enjoys certain privileges and benefits of the state, बराबर है? within this privileges certain obligation, मतलब आपको कुछ बेनिफिट्स तो मिलते हैं, टैक्स बेनिफिट्स हो गया, गवर्नमेंट साइड से स्टार्टअप के लिए इजीली लाइसेंस मिलेंगे, थोड़े टाइम के लिए आपको वहाँ पे कोई टैक्स भरना नहीं पड़ेगा, ये सब आ सकते हैं। अब उसके आगे क्या बोल रहा है? also arise with the nexus with the activities within state which required person to answer litigation in that state. Minimum contract means certain contracts are necessary between the forum state and the activity of the defendant with respect to which action is initiated, where the defendant contract create a substantial connection with the forum through minimum contract only, which are such that defendant ought to reachable anticipating being sued there the jurisdiction of the forum in such state would arise। सो अब देखो, जैसा हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था ना वैसा ही कुछ रूल यहाँ पे भी है, लेकिन अब इसका लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। सो इन शॉर्ट हम लोग याद कैसे रखेंगे? यहाँ पे रूल जो है वो कुछ वैसा ही है जैसा कॉज ऑफ एक्शन सिचुएशन इंडिया में। तो अगर कोई एक नॉन रेसिडेंट है जो अगर ऑनलाइन कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या बिजनेस डील में आ रहा है यूएस सिटीजन के, तो वो टाइम पे भी हम लोग यही सेम जुरिस्डिक्शन वाला जो क्लॉज है वो अप्लाई करेंगे, जहाँ पे हम लोग ये बताने की ट्राई करेंगे
कि जब अगर दो पार्टीज के बीच में अगर सर्टन जुरिस्डिक्शन बेस्ड सिचुएशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे कुछ अगर पॉइंट्स नहीं है, फिर भी वहाँ पे कोई ना कोई स्टेट जहाँ से आपका बिजनेस हुआ है या जहाँ पे आपका बिजनेस होने वाला है, वहाँ का आपका जुरिस्डिक्शन डेफिनेटली अप्लाई होगा। क्योंकि आप देखो यहाँ पे यूएस में हर एक स्टेट के अपने खुद के अलग लॉ है। एंड उसी के लिए आप देखो कि बहुत बार प्रेसिडेंट जब ट्रम्प प्रेसिडेंट थे, एंड इफ ही सजेस्ट कि ओके वी डोंट वांट एनी लॉकडाउन, और फिर भी कोई ना कोई स्टेट के उनके जो गवर्नमेंट्स थे ना, दे यूज टू अप्लाई लॉकडाउन्स। वो प्रेसिडेंट की बात नहीं सुनते थे, वो अपना ही करते थे। और कभी कभी प्रेसिडेंट बोलेगा कि नहीं ऐसा होना चाहिए, फिर भी वो अपना ही करते थे। वो क्यों? बिकॉज वहाँ पे स्टेट के पास बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी है, फेडरल स्ट्रक्चर है, जहाँ स्टेट भी पावरफुल है और सेंटर के पास भी थोड़े पावर है, लेकिन सेंटर के पावर बहुत ज़्यादा बाइफरकेट हुए है ना। सो इसके लिए जब हम लोग अगर यूएस लेवल पे अगर केस बनाते हैं, तो वो टाइम पे स्टेट का जुरिस्डिक्शन डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज स्टेट के अपने अलग से रूल्स या अपने अलग से लॉ रहते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे लीगल कंसेप्ट आर वेल सेटल हैविंग स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। सो टाइम टू टाइम हम लोगों ने देख लिया कि ओके कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि अब लोग जब अगर जुरिस्डिक्शन डिफाइन करने की बात करेंगे, तो एग्जैक्ट जुरिस्डिक्शन अगर हम लोग डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये एंटिसिपेट करेंगे कि जो स्टेट है वो स्टेट में कहीं ना कोई डिफेंडेंट रहता है, उसका कांटेक्ट हुआ है क्या, या उसका कोई बिजनेस एक्टिविटी वहाँ से हुआ है जो 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 रिस्पेक्ट में हम लोग ये केस फाइल कर रहे हैं, देन हम लोग वहाँ का जुरिस्डिक्शन अप्लाई करेंगे ही, बराबर है। और नहीं अप्लाई हो रहा है, तो वो टाइम पे फिर हम लोग कुछ ना कुछ लॉ का कोई एक पैटर्न, कोई एक वे यूज करके हम लोग वहाँ पे अप्लाई करने की ट्राई करेंगे। सो यहाँ पे देखो वही हो रहा है कि जब एग्जैक्टली हम लोग को पता नहीं है, जुरिस्डिक्शन में कंफ्यूजन है, तो वो डिस्प्यूट्स जो है ये हम लोग कैसे सेटल करेंगे यूएसए में। सो डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू और विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनेट जुरिस्डिक्शन डिस्प्यूट, कि मतलब कौन से स्टेट पे हम लोग लेके जाएंगे। अगर इंडिया है तो अलग बात है, जहाँ पे सेंटर अगर डिफाइन करेगा कि हाँ ये होगा तो यही होगा, लेकिन यूएस में वैसा नहीं होता है। सो यहाँ पे सेम वही आपको बोल वचन दिया है, इंटरनेट बॉर्डरलेस है, वर्ल्ड एंड देयर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे अभी कभी कभी आपको ये देखना पड़ता है कि अगर आपका कोई अगर ऐसा साइबर केस हुआ है, तो एग्जैक्टली हम लोग कहाँ पे केस फाइल करेंगे। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, देखो साइबर सेल इनक्लेव वर्सेस साइबर सेल इनक्लेव, ये अभी सेम ही कंपनी के अंदर ही डिस्प्यूट हुआ है, तो आपस पार्टनर में भी हो सकता है, बराबर है। सो यहाँ पे क्या बोला है, यूएस कोर्ट ऑफ अपील फॉर 9th सर्किट, मतलब 9 टाइम ये उनका केस का हियरिंग चला था, और उसके बाद कुछ डिफरेंट रिजल्ट्स पे आ गए वो। और ये जो केस था ये ट्रेडमार्क रिलेटेड था। ट्रेडमार्क समझते हैं, कोई कंपनी का जो लोगो होता है उनका, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेडमार्क। और याद रखो ट्रेडमार्क मतलब कोई एक इमेज या आइकन होना ज़रूरी नहीं है। ट्रेडमार्क जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है, लाइक इट माइट बी कॉम्बिनेशन ऑफ, आप देख लो कि जैसे नोकिया है या रिलायंस है, तो आपने नोकिया में देखा रहेगा, नोकिया का अपना खुद का एक लोगो है, देन वो कनेक्टिंग पीपल करके एक पंच लाइन उनका एक जो मेन एक लाइन है वो लिख के आता है, 2 हैंड्स ज्वाइन होते हैं वो आता है, और साथ में उसका म्यूजिक आता है। तो ये सब कंबाइन अगर हम लोग करेंगे तो उनका एक ट्रेडमार्क बन रहा है। सो मतलब एक जिंगल जो है वो भी ट्रेडमार्क हो सकता है। अगर परफ्यूम कंपनी है तो उनका जो स्मेल है ना, दैट इज देयर ट्रेडमार्क, गेटिंग, वो उनका ट्रेडमार्क है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हर एक कंपनी जो है वो मल्टीपल चीजों को अपना ट्रेडमार्क डिफाइन करते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि एक ही कोई चीज है वो उसका ट्रेडमार्क रहेगा। जैसे गूगल है, तो अब गूगल के पास मल्टीपल ट्रेडमार्क्स है। जीमेल के लिए अलग है, गूगल का इटसेल्फ आएगा, अल्फाबेट्स का आएगा, गूगल हैंगआउट, गूगल डीओ, गूगल मीट, ये सारे अलग अलग उसके पास ट्रेडमार्क है।
बराबर है। तो ये पेरेंट कंपनी के अंदर वापस सब डिवीजन में अलग अलग ट्रेडमार्क्स रहेंगे, और उसमें भी कभी कभी सजेस्टिव ट्रेडमार्क होता है, कभी कभी सिर्फ सिंबल होता है। लाइक एप्पल सिर्फ एक सिंबल है। अगर मैं सिर्फ अगर वो सिंबल देखूं, वो देख के मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि अगर मुझे पता नहीं है कि एप्पल क्या है, तो मुझे वो सिर्फ सिंबल देख के कभी पता नहीं चलेगा कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का कंपनी का लोगो है। गेटिंग। उसके सामने आप अगर बहुत सारे दूसरे लोगो अगर देखेंगे, सो सेल्फ डिस्क्रिप्टिव रहते हैं, मतलब वो देख के आपको समझ में आता है। लाइक हम लोग के पास OLX है, तो वो देख के हम लोग को, वो लोगों का देख के हम लोगों को, या उसका पंच लाइन देख के हम लोगों को समझ में आता है कि वो क्या पर्पस के लिए। सो यहाँ पे अभी क्या हुआ है, एक ही कंपनी के अंदर डिस्प्यूट हुआ है, साइबर सेल करके ही है, बिकॉज इट डिटरमाइन दैट द वेबसाइट वॉज नॉट डायरेक्टेड एट द फोरम स्टेट। नाउ प्लेंटिफ कौन है इसमें? प्लेंटिफ मतलब जिसने केस फाइल किया, वो कौन है इसमें? एरिजोना कॉर्पोरेशन। अब इसने क्या किया, दैट एडवर्टाइजेस फॉर अ कमर्शियल सर्विस ओवर इंटरनेट। एक एडवर्टाइजमेंट गया है, बराबर है। अब डिफेंडेंट कौन है? फ्लोरिडा कॉर्पोरेशन। अब देखो दो अलग अलग स्टेट है, ठीक है। फ्लोरिडा कॉर्पोरेशन दूसरा कंपनी आ गया, दैट ऑफर्ड वेबसाइट कंस्ट्रक्शन सर्विस ओवर द इंटरनेट अंडर द नेम साइबर सेल, ठीक है। सो फ्लोरिडा कॉर्पोरेशन ने क्या किया, अपना एक वेबसाइट डेवलपमेंट का बिजनेस चालू किया, जिसमें वो लोगों को वेबसाइट डेवलप करके देंगे, और उसका नाम क्या है? साइबर सेल है। द कोर्ट फाउंड दैट नो पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट बिजनेस, मतलब फ्लोरिडा कॉर्पोरेशन का जो बिजनेस है, was sought or achieved in Arizona. The only contact with the Arizona was the fact that the defendant's website was accessible over the internet by Arizona resident. मतलब एरिजोना कॉर्पोरेशन ने क्या बोला है, दैट एडवर्टाइजमेंट फॉर कमर्शियल सर्विस ओवर द इंटरनेट। प्लेंटिफ was an Arizona corporation that advertises फॉर कॉमर्शियल सर्विसेज। उन्होंने अपने एडवर्टाइज दिए हुए हैं, बराबर है, कमर्शियल सर्विस के लिए। किसने दिए? फ्लोरिडा कॉर्पोरेशन, जो एक वेबसाइट डेवलप करने वाला है लोगों के लिए, उसके लिए उन्होंने, जैसे हम लोग बिगरॉक है या वर्डप्रेस है, सो कैसे वेबसाइट, रेडी वेबसाइट आपको बना के देता है, वैसा ही यूएस में ऐसा कोई एक कंपनी है जो लोगों को वेबसाइट बना के दे रहा था, फ्लोरिडा कॉर्पोरेशन। अब ये वेबसाइट बना के दे रहा था, लेकिन अब उसका कोई भी कस्टमर जो है वो एरिजोना स्टेट में नहीं था। सिर्फ उसने जो वेबसाइट बनाए थे वो ग्लोबली एक्सेसिबल थे, वहाँ पे भी एक्सेस हो ही रहे थे। तो यहाँ पे अभी क्या बोला है, कोर्ट हेल्ड दैट द कॉन्टैक्ट कंस्टिट्यूटिंग mere passive advertisement was insufficient to provide the basis for the jurisdiction. सो अगर सिर्फ एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे आया और उसके बेस के ऊपर इफ वी से कि एरिजोना जो स्टेट है उसका जुरिस्डिक्शन वहाँ पे लग गया, और उसके बाद में अगर डिस्प्यूट हो रहा है, तो आप एरिजोना कोर्ट में, एरिजोना स्टेट के कोर्ट में जाके अगर ये डिस्प्यूट सेटल करने की ट्राई करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं रहेगा, बिकॉज वहाँ पे सिर्फ वो वेबसाइट जो है वो एक्सेसिबल है, वहाँ पे कोई कॉज ऑफ एक्शन हुआ नहीं है, वहाँ पे कोई बिजनेस नहीं हुआ है। देन नेक्स्ट केस हम लोग क्या बता रहे हैं, इनसेट सिस्टम एंड इंस्ट्रक्शन सेट दो है। अब मैसेच्यूसेट जो है कॉर्पोरेशन अलीज्ड यूज टू कनेक्टिकट कॉर्पोरेशन है, इसका क्या हुआ है, ट्रेडमार्क एज इट्स डोमेन नेम। अब देखो गूगल जो है इसका ट्रेडमार्क जो है ना वही उसका डोमेन नेम है, लाइक गूगल ही उसका नाम है और google.com वही उसका ट्रेडमार्क भी है। सो डोमेन जो है वो आपके ट्रेडमार्क हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो डिफेंडेंट है मतलब जिसके ऊपर केस हुआ है, उसने क्या किया, एडवर्टाइज इट्स गुड्स फॉर अ सेल यूजिंग अ वेबसाइट अवेलेबल थ्रू अ कंटेस्टेड डोमेन नेम। सो उसने एक जो डोमेन नेम यूज करके अपने प्रोडक्ट सेल करने की ट्राई कर रहा है, वो डोमेन नेम किसी का तो ट्रेडमार्क है। सो कनेक्टिकट लॉन्ग टर्म allows personal jurisdiction over a non-resident on any cause of action arise from the business within the Connecticut if solicitation was repeated. The court concluded that the advertisement using a website by itself is a sufficiently repetitive context sufficient to allow Connecticut to exercise personal jurisdiction under its long-term statute. So अगर आपने
मेरा ट्रेडमार्क जो है वो मेरा डोमेन नेम भी है और उसको अगर आपने मिसयूज किया है कोई भी XYZ वे में तो आपके ऊपर केस होगा ही, बस वही है। देन नेक्स्ट एक केस जो है मिनेसोटा वर्सेस ग्रेनाइट गेट रिजॉर्ट है। सो यहाँ पे क्या बोला है, ग्रेनाइट गेट रिजॉर्ट नेवेडा कॉर्पोरेशन एडवर्टाइज ऑन इंटरनेट अ वेबसाइट नोन एज वेगरनेट। नाउ वेगरनेट क्या है, एक वेबसाइट उन्होंने बनाया नेवेडा कॉर्पोरेशन ने। अब वेगरनेट वॉज मेंटेन्ड ऑन अ वेब सर्वर लोकेटेड इन बेलिज बाय बेलिज रजिस्टर्ड कॉर्पोरेशन। सो मतलब वेबसाइट एक बनाया है और वो कोई तो एक प्लेस के ऊपर मेंटेन हो रहा है, वहां पे ही उसका सर्वर भी मेंटेन हो रहा है। नाउ Minnesota Attorney General took the position that his state can exercise personal jurisdiction over any party which uses the internet to conduct any activity illegal in Minnesota। मतलब आप ये स्टेट का जुरिस्डिक्शन होगा अगर आप ये स्टेट का इंटरनेट कनेक्शन यूज करके आप कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो ओवर इंटरनेट। ना उसके आगे क्या बोला है, ही फाइल्ड अ कंप्लेन अगेंस्ट द ग्रेनाइट गेट रिजॉर्ट alleging deceptive trade practice false advertisements। मतलब जैसे आप देखो कि आपको मैं ऑफर अलग दे रहा हूँ और प्रोडक्ट अलग दे रहा हूँ, बराबर है। सो उसके आगे क्या हो रहा है, कंज्यूमर के साथ में फ्रॉड हो रहा है। सो उसके आगे क्या बोला, कंज्यूमर फ्रॉड फॉर एडवर्टाइजिंग इन मिनेसोटा। तो उसके ऊपर केस फाइल हुआ कि आपका जो कंपनी है, कौन सा कंपनी हम लोग बोल रहे हैं, ग्रेनाइट गेट रिसोर्ट, जो कंज्यूमर के साथ फ्रॉड कर रहे हैं और वो उनका एडवर्टाइजमेंट्स जो है वो इंटरनेट पे हम लोग के स्टेट में भी आ रहा है। नाउ मिनेसोटा कोर्ट ऑफ अपील्स हेल्ड दैट बिकॉज द वेबसाइट वाज एक्सेसिबल बाय मिनेसोटा रेसिडेंट एंड बिकॉज द डिफेंडेंट, मतलब जिसके ऊपर केस हुआ है, हैड डायरेक्टेड इट्स एडवर्टाइजमेंट्स एट कस्टमर्स इन US। मतलब इनका एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे क्यों आ रहा है, बिकॉज उसने सारे US के कस्टमर सबके लिए वो वेबसाइट वो एडवर्टाइजमेंट दिया था, बराबर है, इंक्लूडिंग रेसिडेंट ऑफ मिनेसोटा। इट कुड एक्सरसाइज पर्सनल जुरिस्डिक्शन ओवर द डिफेंडेंट। ठीक है। सो यहाँ पे अगर एडवर्टाइजमेंट आया और वो एडवर्टाइजमेंट अगर फ्रॉड्यूलेंट टाइप का है तो वो टाइम पे हम लोग वहाँ पे वो सेम जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। देर आर ऑलवेज अ लीगल प्रॉब्लम एग्जिस्टेड बट इट इज़ नॉट इनफ टू डिस्कार्ड द प्रेजेंट लॉ ऑफ जुरिस्डिक्शन। इट इज़ वर्केबल इन साइबर वर्ल्ड ऑल्सो। सो देर आर ऑलवेज लीगल प्रॉब्लम। जैसे हम लोग जो भी कोई केस या रूल या लॉ की बात करते हैं, सब में आपको ऐसा कोई ना कोई लीगल प्रॉब्लम मिलेगा ही मिलेगा। आज के टाइम पे जो हम लोगों के रूल या लॉ है उसमें भी आपको मिलेगा और ये सेम जो पैटर्न है ये साइबर वर्ल्ड में भी प्रेजेंट है। दिस लॉ होल्ड्स इटसेल्फ टू सूट द नीड्स ऑफ द situation when it is confronted with the regular problem of jurisdiction. In cyber world there is a confusion created by linking the jurisdiction with the place where cyber server is located and is the wrong approach। कहाँ पे साइबर सर्वर आपका लोकेटेड है, कहाँ पे वो एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, कहाँ पे वो बिजनेस कर रहा है। सो अगर यही सिर्फ देख के अगर हम लोग अगर जुरिस्डिक्शन आइडेंटिफाई करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। सो मतलब जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं वहाँ के लोगों के साथ अगर फ्रॉड होता है तो उनका जुरिस्डिक्शन अप्लाई होना चाहिए। सो फॉर वेबसाइट, वेब सर्वर इज अ टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इट हैज नथिंग टू डू विद द ट्रांजैक्शन बिटवीन द पार्टीज विच मे बी आइदर बिजनेस और अ पर्सनल नेचर। ठीक है। सो वेबसाइट के जो वेब सर्वर है वो टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इट हैज नथिंग टू डू विद ट्रांजैक्शन बिटवीन द पार्टीज। सो अब अभी आपका ट्रांजैक्शन कहाँ से हो रहा है उससे वेब सर्वर का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन ट्रांजैक्शन जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे अगर फ्रॉड हो रहा है तो वो स्टेट का वो प्लेस पे जो कोर्ट है उसका जुरिस्डिक्शन अप्लाई होगा। सो फॉर डिफेंडेंट द लोकेशन ऑफ द वेब सर्वर कैन नॉट बी सेव्ड द प्लेस ऑफ द रेसिडेंट वेयर ही वर्क्स फॉर और he basically carry forward his business। ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग ये बता रहे हैं कि अगर एक एग्जांपल समझते हैं हम लोग। ठीक है। अब देखो कि मैंने आई थिंक आपको ये बताया भी था कि वी ऑल हैव समथिंग कॉल्ड एज राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI 2005 में इसको हम लोगों ने फंडामेंटल राइट बनाया और ये रूल जो है वो भी आया। तो उस पर अगर आप देखेंगे
कि इफ यू आर एक्सरसाइजिंग राइट टू इंफॉर्मेशन, इट मीन्स कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है वो वैलिड इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करना है, बराबर है। फॉर लाइक फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर बोलते हैं कि जैसे एक वेबसाइट है जो ई सिगरेट्स जो होता है उसको वो हर्बल सिगरेट बता के प्रमोट कर रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनो। ई सिगरेट्स है, उसको वो हर्बल सिगरेट बना के प्रमोट कर रहा है। अब वो अपने वेबसाइट के ऊपर प्रमोट कर रहा है कि ओके ऐसे हर्बल प्रोडक्ट्स ही है वेबसाइट पे, और उसके साथ में वो बता रहा है दिस इज द हर्बल सिगरेट। अब ई सिगरेट का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज बैटरी रहता है, उसमें चार्जिंग पे रखो, चार्ज हो गया, एंड जिसको स्मोक करना है कैन स्मोक, और उसमें बीच में लिक्विड निकोटीन डालना रहता है जिसके वाटर वेपर्स बनते हैं, एंड यू फील लाइक कि वो स्मोक जो है वो निकलता है। और जो स्मोकिंग करते हैं उसको बेसिकली वो निकोटीन जो है वो ब्लड में जाता है, तो उससे वापस जो स्मोक करने की ज़रूरत है वो मतलब वो सेटिस्फाई हो जाता है। सो अगर टोबैको वाला सिगरेट भी अगर स्मोक करते हैं तो ब्लड में वो निकोटीन ही जाता है, राइट। सो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लिक्विड निकोटीन जो है वो सिगरेट में भरेंगे, उसके वेपर्स बनेंगे और वो अंदर जाते हैं। सो अब जब अगर मैं लिक्विड निकोटीन अगर यूज़ कर रहा हूँ ई सिगरेट में, और एक नॉर्मल सिगरेट जो है वो जल जल के कभी तो ख़त्म होगा। आपने जब ई सिगरेट बोला है तो वो चार्ज होके उसका बैटरी जब तक ख़त्म नहीं होना है तब तक वो ई सिगरेट ख़त्म नहीं होना है। सो दैट मीन्स जहाँ पे मैं सिर्फ 2 मिनट 5 मिनट का मेरा स्मोकिंग होता था, उसके जगह पे अभी 15-20 मिनट्स इट्स लाइक अ हुक्का, जो जब तक आपको धुआं आ रहा है तब तक सम पीपल माइट स्मोक इट। दूसरी बात, एक्सेसिव निकोटिन अगर ब्लड में जा रहा है तो उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है वो अभी तक साइंटिफिक स्टडीज ने प्रूव नहीं किए। सो व्हेन वी डोंट हैव एनी साइंटिफिक थियरी, वी डोंट हैव एनी confirmation whether we are using e-cigarettes which is not at all कंज्यूम एनी टोबैको देयर। सो टोबैको से कैंसर होता है, इट्स फाइन, सो वी डोंट हैव एनी टोबैको देयर। अब टोबैको नहीं है लेकिन वी डू हैव अ लिक्विड निकोटिन प्रेजेंट देयर, एंड एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ लिक्विड निकोटिन इज हार्मफुल और नॉट, दिस स्टडी इज नॉट प्रूव्ड येट, बराबर है। वो कभी प्रूव होगा कि कभी कोई ना कोई एक पेशेंट एक्सेसिव निकोटिन कंजम्पशन करके उसके कुछ साइड इफेक्ट्स जो आएंगे तब जाके विल फाइंड इट, क्योंकि अगर एक्सेसिव निकोटिन का अगर कंजम्पशन करते हैं दिस माइट बी अ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ दैट। सो विदाउट अ साइंटिफिक स्टडी, विदाउट अ साइंटिफिक प्रूफ, if we are advertising a product stating it's a herbal cigarette, that means you are encouraging non-smokers as well to encourage get one smoke and continue with your life. So smoking is not harmful, this is the herbal one. Herbal one means which is good for health, matlab if you are not smoking that means you are done, just go and smoke it, this is the herbal one which is helpful for your body, for your beauty, for skin, anything, right? So यहाँ पे ये क्या हो रहा है, the here the advertisements which is provided from company's side which is misleading, which provides a wrong information। अब ये एडवर्टाइजमेंट के ऊपर अगर ऐसा कोई हम लोग एडवर्टाइज दे रहे हैं और अगर कोई एक केस फाइल करता है तो यहाँ पे किसका जुरिस्डिक्शन अप्लाई होगा? आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम यू, जल्दी बताओ। द कंपनी हु इज इन द बिजनेस, उसका सपोज जो बिजनेस है वो है गुजरात में, चलो अहमदाबाद में, एंड जो एडवर्टाइजमेंट्स देख रहे हैं वो ऑल ओवर इंडिया देख रहे हैं, और वो जो अपना प्रोडक्ट बेचेंगे वो मुंबई में भी बेचेंगे, दिल्ली में भी बेचेंगे, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, हर एक जगह पे बेच रहे हैं। देन किसका जुरिस्डिक्शन आएगा? व्हाट डू यू थिंक? जल्दी बताओ, चैट में डालो, जल्दी बताओ गाइज। सो सिर्फ गुजरात का ही जुरिस्डिक्शन रहेगा, नॉट एनी अदर प्लेस। आई मीन अगर मैं वो जो सिगरेट ई सिगरेट जो बिक रहा है वो अहमदाबाद पे बिक रहा है, बराबर है। अब जो मैं जब अगर उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, कंज्यूम कर रहा हूँ, वो मैं सपोज मुंबई में कर रहा हूँ। अब मुंबई में जब अगर हम लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे अगर कुछ साइड इफेक्ट होता है तो जुरिस्डिक्शन किसका होगा? जल्दी बताओ, सिर्फ गुजरात ही आएगा? कॉज ऑफ एक्शन कौन सा आएगा इसमें?
और सपोज कि मुंबई में और बैंगलोर में दोनों प्लेस पे अगर किसी को अगर साइड इफेक्ट होते हैं तो कॉज ऑफ एक्शन कौन सा रहेगा? यस एग्जैक्टली, आपका बिजनेस प्लेस भी आएगा और वेयर इट इज सोल्ड वो प्लेस भी आएगा, राइट? आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, सो हम लोग के 2 यूनिट हो गए साइबर लॉ के। लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनीवन एनी डाउट? सो मैं यहाँ पे अभी हम लोग का साइबर लॉ का लेक्चर कंप्लीट होता है, ठीक है।